स्नाइपर ने अचानक एक लैंडमाइन देख ली, लेकिन ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही न चला और आराम से उस पर से निकल गया। पीछे चल रहा उसका साथी सीधा उसी पर चढ़ गया। पैरों के नीचे दबाव महसूस होते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। डर के मारे कांपता हुआ उसने स्नाइपर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन स्नाइपर ने ठंडे चेहरे से पिस्तौल निकाली, उसे चुप रहने की चेतावनी दी और धीरे धीरे वहां से चलता बना, पीछे छोड़कर उसी साथी को जो कभी उसकी टांग खींचा करता था। अब स्नाइपर अकेला रह गया था और वो निकल पड़ा अमेरिकी नाविक के पीछे। दूसरी तरफ नाविक पहले ही चारों तरफ से हथियारबंद लोगों से घिर चुका था। उसे सोचने का वक्त तक नहीं मिला, बस भागना ही एक रास्ता था। जगह अनजान थी, जमीन फिसलन भरी और हर तरफ मौत मंडरा रही थी। तभी वो अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। जब पीछा करने वाले वहां पहुंचे तो उन्हें उसका कोई निशान नहीं मिला। गड्ढे से उठती सड़ांध ने उन्हें वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। किस्मत से नाविक बच निकला। वो पत्थर के गड्ढे से बाहर आया, एक चट्टान के पीछे छिपकर रात गुजारी और सुबह होते ही निकासी पॉइंट की तरफ बढ़ चला। रास्ते में उसे एक वीरान फैक्ट्री नजर आई। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। जब तसल्ली हो गई कि आसपास कोई दुश्मन नहीं है तो वो आगे बढ़ने लगा, मगर कुछ ही कदम चला था कि उसे एहसास हुआ जमीन पर बमजाल बिछे पड़े हैं। तभी पीछे से हथियारबंद लोग आ पहुंचे। नाविक के पास भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। गोलियों की बौछार हुई और उसी हड़बड़ी में एक बम फट गया। धमाके की आग में सब कुछ धुंधला पड़ गया, लेकिन नाविक ने मौत को मात दी और विस्फोट क्षेत्र से बाहर निकल आया। जब तक स्नाइपर वहां पहुंचा, नाविक पहले ही निकासी पॉइंट पर था और रेडियो से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। कप्तान ने उसे 5 किलोमीटर दूर सबसे सुरक्षित पिकअप जोन तक पहुंचने का आदेश दिया। नाविक थका हुआ था पर मजबूरन मान गया। उधर कमांडर मौके पर पहुंचा और बचाव का जिम्मा फ्रांसीसी यूनिट को दे दिया। कप्तान चाहकर भी इनकार नहीं कर सका। दुश्मन ने टीवी पर झूठी खबर फैला दी कि उन्होंने 2 अमेरिकी पायलटों को पकड़ लिया है। कमांडर इस झांसे में आ गया और टकराव से बचने के लिए ऑपरेशन रद्द कर दिया। हेलीकॉप्टर वापस बुला लिए गए। जब नाविक आखिरकार निकासी पॉइंट पर पहुंचा, उसने देखा हेलीकॉप्टर लौट रहे हैं। वो फौरन पहाड़ी पर चढ़ा, इजेक्शन सीट ढूंढी और अपने ट्रांसमीटर को ठीक किया। सिग्नल सीधा विमानवाहक पोत तक पहुंचा। कप्तान ने समझ लिया कि नाविक अब भी जिंदा है और आदेशों की परवाह किए बिना खुद बचाव के लिए निकल पड़ा। 3 हेलीकॉप्टर तेजी से आसमान में उठे, सीधा हादसे की जगह की ओर। उसी वक्त स्नाइपर भी वहां पहुंच गया। उसने दूरबीन से देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, जमीन से बर्फ हटकर नाविक उभर आया। एक झटके में स्नाइपर को मार गिराया, अपने गिरे साथियों का बदला ले लिया। गोलियों की आवाज ने दुश्मन की भारी फौज को अपनी तरफ खींच लिया। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां सब उसकी ओर बढ़ने लगे और ठीक उसी वक्त बचाव दल आसमान से उतरा। नाविक ने बढ़कर उनका हाथ पकड़ा और अगले ही पल हेलीकॉप्टर हवा में था, उसे अपने साथ सुरक्षित ले जाता हुआ। अंतरिक्ष यात्रियों को लगा था कि वो बस कुछ महीनों के लिए सोए हैं, लेकिन जब उनकी नींद टूटी तो देखा कि बाकी सब तो कंकाल बन चुके हैं। वो घबरा गए। तभी केबिन में अचानक समुद्र का पानी भरने लगा। स्पेसशिप का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका था और वो तेजी से समंदर की गहराइयों में डूबने वाला था। अब मौत से बचने का एक ही रास्ता था, इमरजेंसी इजेक्शन। जोसेफ ने निकलने से पहले टाइम डिस्प्ले पर नजर डाली। 25 नवंबर 3978। वो हैरान रह गया। क्या सच में वो 2000 सालों तक सोया रहा था? उन्होंने जल्दबाजी में लाइफ राफ्ट छोड़ा और देखा कि उनका स्पेसशिप धीरे धीरे समंदर में गुम हो गया, हमेशा के लिए। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, इस अनजान ग्रह की तलाश करना। जमीन पर उतरते ही उन्होंने महसूस किया कि यहाँ सब कुछ बंजर है, न कोई हरियाली, न पानी, न खाने का कोई निशान। अगर जल्दी कुछ न मिला तो उनका बचना मुश्किल था। अचानक आसमान से एक विशाल पत्थर आ गिरा जो उन्हें लगभग कुचल देता। वो तेजी से भागे। जैसे जैसे आगे बढ़े, मौसम पागलपन की हद तक बदलने लगा। कभी बिजली और तूफान तो कभी साफ नीला आसमान। लेकिन फिर कुछ उम्मीद जगी। रेगिस्तान के बीच एक हरा भरा पौधा। उन्होंने राहत की सांस ली और तलाश तेज कर दी। धीरे धीरे उन्हें और भी जीवन के निशान मिले और एक घाटी में जाकर देखा कि जमीन पर कुछ विशाल बिजूके जैसे ढांचे पड़े हैं। जिज्ञासा में वो पास की पहाड़ी पर चढ़े और देखकर हैरान रह गए। ये बिजूके नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े जीव के पुतले जैसे थे। आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार उन्हें एक जंगल और एक साफ तालाब दिखा। थके हारे सबने खुशी में पानी में छलांग लगा दी, लेकिन जब वो नहा रहे थे किसी ने उनके कपड़े और सामान गायब कर दिए। जब पता चला तो सबने दौड़ लगाई, मगर जगह पर सिर्फ फटे हुए कपड़ों के टुकड़े मिले। मजबूर होकर उन्होंने उन्हीं से खुद को ढका। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने चोरों को पकड़ लिया। ये कुछ स्थानीय लोग थे जो आधे कपड़ों में और डरे सहमे दिख रहे थे। जोसेफ और बाकी लोग समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी पीछे से एक जबरदस्त धमाका हुआ। स्थानीय लोग डर के मारे इधर उधर भाग गए। जोसेफ और उसकी टीम भी उनके साथ भागी, लेकिन जैसे ही जंगल से बाहर निकले गोलियां चल पड़ी। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि फायर करने वाले इंसान नहीं बल्कि घोड़ों पर सवार वानर थे। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में बंदर नहीं वानर ही हावी थे। वो इंसानों को जंगली जानवरों की तरह पकड़ते, पीटते और जो न माने उसे वहीं मार देते। डेविड को तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही पल में वो मारा गया। जोसेफ की गर्दन में गोली लगी पर उसे जिंदा पकड़कर वानरों के ठिकाने पर ले जाया गया। इलाज के बाद उसे पिंजरे में डाल दिया गया। वानर उसे अजीब दिलचस्पी से देख रहे थे, जैसे कोई इंसान किसी पालतू जानवर को। उन्होंने तय किया कि पहले उसकी हिम्मत तोड़नी होगी, इसलिए कई दिन तक उसे भूखा रखा। एक दिन एक वानर औरत आई जो बाकी से ज्यादा समझदार और शालीन लग रही थी। जोसेफ ने इशारों में उससे बात करने की कोशिश की, क्योंकि गोली की वजह से वो बोल नहीं पा रहा था। लेकिन वो औरत समझी कि इंसान तो निचले दर्जे के मूर्ख प्राणी है और शायद जोसेफ बस खुजली कर रहा है। जोसेफ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने एक वानर से जबरदस्ती कागज और कलम छीन ली। पहरेदार दौड़े, उसे रोका, लेकिन जब वो औरत कागज के पास पहुंची और उसने देखा कि जोसेफ लिख सकता है, वो सन्न रह गई। ये हर औरत का ड्रीम ड्रेसिंग रूम था, जहाँ कोई भी सिंपल कपड़ा पल में
ट्रेंडी बन जाता था। फिटिंग इतनी परफेक्ट कि हर ड्रेस फिगर को जैसे गले लगा ले। और सबसे हैरानी की बात, जो भी इन्हें ट्राई करता उसे वो कपड़े बिल्कुल फ्री में मिल जाते। पेरिस फैशन वीक के लेटेस्ट आइटम तक यहाँ मुफ्त में एक्सचेंज किए जा सकते थे। देखते ही देखते थिएटर के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई। कोई भी अपनी वार्डरोब अपडेट करने का ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि मर्द भी अपनी बीवियों के लिए एक और पीस लेने की उम्मीद में लाइन में आगे बढ़ने लगे। नतीजे सबके होश उड़ा देने वाले थे। ड्रेसिंग रूम बंद होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे और इतने में सबको खुश करना मुमकिन नहीं था। आखिर विदूषक ने ऐलान किया, जो भी आइटम डिस्प्ले में रखे हैं अब सब फ्री में दिए जाएंगे। उसके बोलते ही भीड़ पागलों की तरह चीखती हुई मंच की तरफ दौड़ पड़ी। पूरा माहौल अचानक अफरा तफरी में बदल गया। शौहर चाहे कितना भी रोकते, बीवियां उस एक अच्छे डील के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी, क्योंकि जिसने जो चीज पहले पकड़ ली वही उसकी हो जाती। और यही सोचकर सब बेकाबू हो गए। कुछ लोगों ने तो मॉडलों की स्कर्ट तक फाड़ दी और शोकेस तक तोड़ दिए गए। हर तरफ हंगामा था, सिवाय एक शख्स के जो एक कोने में बैठा बेहद शांत था। उसे पता था कि ये नजारा दरअसल इंसान की लालच भरी फितरत का आईना है, जो उसकी खूबसूरत शक्ल के पीछे छुपी रहती है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि एक राक्षस का नौकर पहले ही स्टेज पर दाखिल हो चुका है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगला शो अब इंसानों का नहीं, राक्षसों का ट्रेनिंग ग्राउंड बनने वाला है।